दोस्तों नमस्कार। चुनावी पत्तों को फेंटने का हुनर जो बीजेपी के पास है, यह किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कहां पर है। सत्ता में है फिर भी चुनाव के लिए बेचैन है। प्रधानमंत्री बन गए फिर भी चुनाव में प्रचार करने जरूर उतरेंगे। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हों या फिर पार्षद का ही चुनाव क्यों ना हो, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार देती है और इस हुनर के माहिर खिलाड़ी अमित शाह माने जाते हैं। याद कीजिए 2017 का चुनाव, जब यूपी मिशन को लेकर अमित शाह उत्तर प्रदेश के गुणा भाग को समझ रहे थे। उस वक्त कोई नहीं कह पा रहा था कि दरअसल जातीय समीकरण भी अपने अनुकूल बीजेपी कर लेगी। लेकिन चुनावी पत्तों को फेंटने के हुनरमंद खिलाड़ी अमित शाह को उस वक्त तमगा और किसी ने नहीं, नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस दोनों ने दे दिया था कि आपने कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश में। और अब 4 दिनों के बाद एक बार फिर से अमित शाह, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उसी गणित को समझाने और समझने जा रहे हैं जिसके आसरे 5 बरस पहले जीत मिली थी। लेकिन क्या वाकई 2017 की परिस्थितियां 2022 में उसी तरीके से है? उस समय सत्ता चाहिए थी, इस वक्त सत्ता बचानी है। उस वक्त हर किसी को निशाने पर लेना था, इस वक्त हर निशाने से बचना है। उस वक्त जो दिखाई दे रहा था उसके सामने आदर्श बातें कही जा सकती थी, लेकिन इस दौर में आदर्श बातों को ही नेस्ता नाबूद करते हुए धर्म और नफरत की परिस्थितियों के ऊपर चलते हुए उत्तर प्रदेश जीतना है। इसके मतलब मायने क्या उत्तर प्रदेश का युवा इस दौर में जो बीते 3-4 सत्ताओं को अपने तरीके से डिगाते आया है, वह सबसे बुरी गत में मौजूदा वक्त में ही है। क्या वो इस सत्ता को डिगा नहीं देगा, या वाकई अमित शाह उस पूरे गणित को बदल डालेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कोई एक बार सत्ता पर आ गया तो दोबारा उस सत्ता पर रह नहीं पाता है। और आज से नहीं, बीते 30 सालों से उत्तर प्रदेश का यही इतिहास रहा है। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ उस परिभाषा को बदल देंगे? अमित शाह का हुनरमंद तरीका वाकई चुनावी प्रचार के पत्तों को अपने अनुकूल कर लेगा? ये तमाम परिस्थितियों के बीच 2-3 बातों पर अब गौर करने की बहुत जरूरत है। जिस रणनीति को बीजेपी अपनाती रही उसको दोबारा कभी भी अपने साथ लेकर खड़ी नहीं हुई। अगर आपके जहन में प्रधानमंत्री मोदी ही आते हैं तो 2014 का चुनाव, उस वक्त 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। उन तीनों मुद्दों का दोहराव 2019 के चुनाव में बीजेपी कर नहीं पाई, प्रधानमंत्री मोदी कर नहीं पाए। वह 3 मुद्दे गुजरात मॉडल था। उन 3 मुद्दों के भीतर में गुजरात मॉडल के बाद किसी की शुमारी थी तो गवर्नेंस की शुमारी थी। उन 3 मुद्दों के भीतर में किसी बात का जिक्र था तो विकास का जिक्र था। और ध्यान दीजिए, परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में आते आते 2019 के ही चुनाव में पलट गई। लेकिन हमें लगता है कि आज जब उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार की सीमाओं से भी बंधा हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने क्या वाकई अपनी सीमा खींचने की परिस्थितियां आ गई हैं, या फिर बीजेपी के पांव उत्तर प्रदेश में उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह एक चाणक्य की भूमिका निभाते हुए उत्तर प्रदेश के चुनावी पत्तों को फेंटने 4 दिन बाद निकल जाएंगे। इन बातों का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता है 2017 की कुछ परिस्थितियों को समझिए और फिर मौजूदा वक्त से जोड़िएगा। उसके साथ युवाओं की स्थिति को भी पलट लीजिएगा। युवाओं ने जब चाहा सत्ता को पलटा है, अगर उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनी हो, और रोजगार की सबसे बुरी स्थिति मौजूदा वक्त में है। लेकिन 2017 में हो क्या रहा था, वो कौन सा मिशन था? उस समय अखिलेश यादव की सत्ता थी, अभी योगी आदित्यनाथ की सत्ता है। उस समय जो बीजेपी अपने तौर पर परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी, याद कीजिए नवंबर 2016 4 दिशाओं से 4 परिवर्तन यात्राएं निकली थी। उन यात्राओं की बागडोर जिनके हाथों में थी, आज की तारीख में उन नेताओं का कद भी पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल चुका है। उसमें एक राजनाथ सिंह थे, एक उमा भारती थी, हर कोई जान चुका है। केशव प्रसाद मौर्य भी थे, उनका भी कद हर कोई जान चुका है। लेकिन उस पूरी फेरिस्त में आपको कहीं योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आएंगे। यानी जिक्र उस दौर का कीजिएगा तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ निकल कर आते हैं बतौर सीएम। लेकिन फिर लौट चलिए थोड़ी देर के लिए 2017 में। 4 नवंबर को सहारनपुर से,
6 नवंबर को झांसी से, 8 नवंबर को रॉबर्ट्सगंज से और 9 नवंबर को बलिया से, और चारों यात्राएं 24 नवंबर को लखनऊ में मिली थी और उसे परिवर्तन यात्रा के तौर पर मान लिया गया था कि अब अखिलेश की सत्ता गई। ये 2017 का हम जिक्र कर रहे हैं, 2016 का जिक्र कर रहे हैं, नवंबर के महीने का। यकीनन उस समय बीजेपी को सत्ता चाहिए थी जनता के भीतर, और युवाओं को लेकर भी गुस्सा था। युवा इस बात को लेकर गुस्सा थे क्योंकि अपने तौर पर अखिलेश यादव ने उस समय जो अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था, कहा था कि 10वीं के बच्चों को टैबलेट देंगे, 12वीं के पास करने वाले बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, ग्रेजुएशन तक की लड़कियों को फ्री में एजुकेशन देंगे, हर साल 12,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसको लेकर सवाल उस समय उलझा रहा और इसीलिए 224 से खिसककर 2017 में 47 सीटों पर अखिलेश यादव आ गए। जब हम युवाओं का जिक्र कर रहे हैं तो एक बात जहन में बैठा लीजिए, उत्तर प्रदेश के कुल वोटरों में से 25% वोटर युवा ही हैं, जिसकी उम्र 18 से 30 साल है, जिसे रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए। लेकिन जैसे ही उससे खिसककर अभी मौजूदा वक्त में आते हैं, योगी आदित्यनाथ के काल में रोजगार मिलना तो दूर, रोजगार छीनते चला गया। वह युवा क्या करेगा? वह युवा क्या बीजेपी के पत्ते फेंटने के तौर तरीके पर खो जाएगा? वह युवा क्या सोच रहा होगा? क्योंकि एजुकेशन का बजट तक इस दौर में कम कर दिया गया। तकरीबन 4 से 5% बजट एजुकेशन को लेकर योगी आदित्यनाथ के काल में कम हो गया। यह परिस्थिति इसलिए बड़ी शानदार हो चली है क्योंकि जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कितने लोग नौकरी करते थे जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, तो उनकी तादाद जो थी 5 करोड़ 75 लाख थी, और आज की तारीख में काम करने वाले लोग लगभग घट गए 16,50,000 और घटकर ये हो गए 5 करोड़ 59 लाख, यानी 17 लाख लोग कम हो गए। वह युवा क्या सोचता होगा? क्योंकि उस युवा ने देखा था 2007 में भी जब मायावती आई थी तो सिर्फ 91,000 सरकारी नौकरी दे पाई। अखिलेश यादव 2 लाख नौकरी दे पाए अपने काल में, 5 वर्ष के काल में। और 2017 में योगी आदित्यनाथ दावा तो करते हैं कि हमने 4 लाख दिया, लेकिन हमने जब तमाम डाटा कलेक्ट करना शुरू किया तो वह 2 लाख के आंकड़े को छू नहीं सका, वह 1,85,000 पर आके रुक गया। लेकिन इसके ठीक समानांतर जिनकी नौकरियां गई वो कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में थी। इसीलिए लौट चलिए उन परिस्थिति को जहां पर बीजेपी की प्रचार शैली हर किसी को मोह लेती है और युवाओं को अपने साथ जोड़ लेती है। 2017 में अपने तौर पर अमित शाह की खासियत यह रही कि उन्होंने युवाओं को नौकरी दी चुनाव के जरिए। लगभग 1,40,000 बूथों पर, हर बूथ पर 10 से 15, 15 से 20 बच्चों को लगाया गया जो उसको रोजगार चाहिए था, जो बेरोजगार था। 1,40,000 बूथों पर अगर 10, 15, 20 बच्चों को लगाएंगे तो जो पूरा आंकड़ा निकल कर आया तो पता चला 13,50,000 पार्टी वर्कर्स एक लिहाज से पेड तरीके से काम कर रहे थे बूथों पर। यह 2017 में नायाब प्रयोग था, इससे कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या 2022 में अब समाजवादी पार्टी इसे समझ नहीं पाई है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को नहीं समझ पाएगी कि बूथ लेवल पर कैसे मजबूती होती है और कितने लाख बच्चों की जरूरत पड़ती है जो बूथ मैनेज कर सकें? तो क्या अमित शाह उसको एक नए तेवर के साथ देने जा रहे हैं, या फिर यह समझ में आ गया है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है? क्योंकि परिस्थिति ना अनुकूल होने की जो सबसे बड़ी वजह है, उस दौर में जब चले जाइएगा तो प्रधानमंत्री ने 6 रैलियां की थी और लगभग 48 घंटे तक बनारस की गलियों में रोड शो करते रहे थे, जो आखिरी फेज में इलेक्शन था। इस बार भी वो यही करेंगे। जो बड़े नेताओं की रैली है इस बार भी होगी, उसकी लिस्ट भी आ गई है। जो 20-30 नाम निकल कर आए वह भी वही नाम सब हैं। लेकिन उसमें सवाल यह है कि उस वक्त जो रैलियां कर रहे थे उसमें योगी नहीं थे, आज योगी हैं। उस समय राजनाथ सिंह का कद लोग को लगता था, जो टिकट तय कर रहे थे, बहुत बड़ा है, लेकिन ठाकुरवाद की राजनीति इस दौर में शिफ्ट हो गई, राजनाथ से निकलकर योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई। पारंपरिक परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझे तो लोग राजनाथ सिंह को आज भी याद रखते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यूपी का माने या उत्तराखंड का, इसको लेकर एक सियासी बहस लगातार चलती रहती है। अब सवाल यह है कि उस समय जो केंद्र की योजनाएं थी और केंद्र की योजनाओं के जरिए जो लुभाने की परिस्थितियां थी, उसमें रोजगार का जिक्र भी था। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार का जिक्र किया था
और बार बार इसको बीजेपी के नेता कहते हुए नहीं थकते थे कि इसका 10% तो मानकर चलिए वह यूपी के ही हिस्से में आएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी तादाद में युवा है, तो 20 लाख रोजगार होने चाहिए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के अपने डाटा को माने तो वो 4 लाख ही नौकरी दे पाए, और वहां तो हर बरस 20 लाख का जिक्र हो रहा था। लेकिन जब हमने बताया 1,85,000 और इस दौर में 16,50,000 नौकरियां भी खत्म हो गई, तो वह युवा क्या सोच रहा होगा जिसकी तादाद 25% वोटरों के तौर पर है। उसे लुभाना है या सत्ता बचानी है और उखड़ती हुई सत्ता को किसी तरीके से संभाल लेना है। इसीलिए अमित शाह पहुंच रहे हैं लखनऊ, और वहां की रणनीति वह अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बनाएंगे। हुनरमंद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पत्तों को फेंटना जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टीज की परिस्थितियों को लेकर पत्ते फेंटे जाते रहे हैं, जनता को लेकर नहीं। जनता के सामाजिक समीकरणों को लेकर अपने अनुकूल बनाने की परिस्थितियों का खेल 2014 से शुरू हुआ था। 2014 से पहले बीजेपी की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, बड़ी दयनीय स्थिति थी, लेकिन 2014 में उसमें इजाफा होना शुरू हुआ और 2017 में उसमें कमाल का इजाफा हो गया। ये सारी परिस्थितियां हैं। अब अगला सवाल है, उस दौर में बीजेपी के परिस्थिति को समझिएगा। स्ट्रीट प्ले किया करती थी, नुक्कड़ नाटक खेला करती थी, मोटरसाइकिल रैली निकाला करती थी, अलग अलग जगहों पर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको जन आकांक्षा पेटी यानी कोई सुझाव पेटी के तौर पर वहां पर पेटियां लगा दी गई थी जो जनता अपनी राय को रख सके। कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 साल सत्ता आप ही की रही, और 5 साल पहले उस सुझाव पेटी में जो जो जनता की आकांक्षा थी उसकी जो पर्चियां लिखकर डाली गई वह भी पूरा नहीं किया गया। तो कैसे, किस रूप में नई रणनीति होगी, कैसे पत्ते फेंटे जाएंगे, यह भी एक सवाल है। अगला सवाल है, उस दौर में जो प्रोमिसेस किए गए और जो योजनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, उज्ज्वला योजना वह बीपीएल, गरीबी की रेखा से नीचे, और दलितों को टारगेट किया गया था उस पीरियड में। लेकिन आज की तारीख में उस उज्ज्वला योजना का सच यह है कि सिलेंडर के नीचे लकड़ी रखकर और ऊपर कुछ रखकर चीजें बनाने की परिस्थिति में आ गई, क्योंकि इस दौर में सिलेंडर 1,000 रुपए पार कर गया। कौन खरीद पाएगा? फ्री में एक बार आपने दे दिया, ठीक था, हमने ले लिया, हमने जला लिया, लेकिन कितने दिन चलेगा? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, अब तो 5 साल बीत गए। उसके बाद जिन योजनाओं का जिक्र था उसमें इस बात को बहुत साफ तौर पर कहा गया था कि हम क्राइम, करप्शन, लैंड माफिया पर नकेल कसेंगे। लैंड माफिया और भू और रेत माफिया, ये दोनों उत्तर प्रदेश में अभी भी जिंदा है। जो करप्शन की स्थिति है वो सीधे सीधे सिस्टम का हिस्सा बन गई है, जहां पर हर थाना हो या हर प्रोजेक्ट हो, उसको लेकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको किस रूप में क्या करना है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। इस गवर्नेंस को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर सीखना चाहिए कि यह सिस्टम का हिस्सा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वो बार बार जो करप्शन करते हैं वो दिखाई देने लगता है। तो जाहिर है विपक्षी जब आता है तो अपने तौर पर चीजों को उभार देता है। सिस्टम का हिस्सा बनाने का हुनर भी बीजेपी के पास ही है, क्योंकि जो करप्शन और क्राइम है यह भी सिस्टम का हिस्सा कैसे बनता है, इसके लिए मंत्र तंत्र और प्रचार की जरूरत होती है। मंत्र तंत्र का मतलब यह होता है कि नारों में चीजें खोई जाएगी और धर्म के रास्ते भी चलेगी, और इस प्रचार का मतलब वह मीडिया होता है, इसके अपने अनुकूल कैसे कर लीजिएगा। ये सारी परिस्थितियों को 5 साल में उत्तर प्रदेश ने देखा है, समझा है। तो क्या अमित शाह वहां जाकर कोई नई लकीर खींचते हुए नए तरीके से पत्तों को फेंटेंगे? अब यह सवाल है कि उस पीरियड में याद कीजिए 3 तलाक का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था। अब उस मंदिर को उठाना और 3 तलाक का जिक्र करना अब कोई मतलब नहीं रखेगा, बेमानी हो जाएगी। और उस समय जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था तो बीजेपी उस समय हर दिन एक सवाल पूछा करती थी। आज की तारीख में सवाल आप बीजेपी से पूछेंगे, योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता रही है 5 साल तक। अब जवाब उनको देना है, तो आपके पास कोई सवाल नहीं है। आप नई स्ट्रेटजी में अपनी उपलब्धियों का बखान इस तरीके से करेंगे कि वो हर जगह छा जाए। वो दमदार होगा, कामदार होगा, ईमानदार होगा। इन बातों का जिक्र अखबारों पर पटा पड़ा है, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगता हुआ नजर आता है। लेकिन इस दौर में हर किसी ने जान लिया कि अखबार का मतलब क्या है, टेलीविजन स्क्रीन का मतलब क्या है। क्या नए तरीके से पत्ते फेंटे जा सकते हैं, या नए तरीके से कुछ चीजें नई गढ़ी जा सकती है? हम इन बातों का इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है। जो हुनर बीजेपी के पास प्रचार के पत्तों को फेंटने का है, उसी का असर था कि बीजेपी के 15% वोट जो थे 2012 के चुनाव में, वह 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 42% पहुंच गए, और 2017 की विधानसभा में लगभग 40%, 39.67% तक आ गए थे।
लेकिन दूसरी तरफ कोई कम नहीं हुई थी चीजें। समाजवादी पार्टी 29% पर थी 2012 में, 2014 में 22% पर लगभग आती है, 2017 में भी 22% के लगभग रहती है। बीएसपी भी अपने तौर पर 25%, 26% ले जाती है 2012 में, लेकिन फिर उसके बाद 2014 में वो घट जाता है, वह लगभग 19-20% पे आ जाता है, 22% पे दोबारा वो 2017 में आ जाती है। तो ध्यान दीजिए कि बीजेपी को जितनी मेहनत करनी है उसकी तुलना में समाजवादी पार्टी को मेहनत कम करनी है। लेकिन सवाल फिर वही आ रहा है कि जो पत्ते फेंटने का हुनर है वो बीजेपी के पास किस तरीके का है। क्या वह वाकई धनबल और बाहुबल से चीजों को अपने अनुकूल करती है? हमने आपसे जिक्र किया कि बीजेपी दोबारा चीजों को दोहरा नहीं पाई थी जब नरेंद्र मोदी भी 2014 के चुनाव लड़ रहे थे और 2019 के लड़ रहे थे। दोनों के बीच में व्यापक अंतर आपको नजर आएगा और उत्तर प्रदेश की भूमिका 80 सीटों को लेकर सबसे बड़ी थी। हमने जब उस पर खोजबीन की तो कुछ डाटा नजर आए। उस डाटा का मतलब यह था कि अगर उस पीरियड में चले जाइएगा तो करप्शन का जिक्र था 2014 में, अन्ना आंदोलन से चीजें निकली थी, जन लोकपाल का जिक्र था। लोकपाल इस दौर में कितना डाइल्यूट कर दिया केंद्र सरकार ने, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बड़ी बात थी कि उस पीरियड को फिर से याद कीजिएगा तो अलग अलग जगहों पर कैसे काम करना है इसको लेकर बराबर दिखाया गया। उसमें वो यूपीए का करप्शन का हिस्सा था, उस समय पॉलिसी पैरालिसिस का जिक्र होता था, उस समय लीडरशिप का जिक्र होता था, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जिक्र होता था। 2019 में चीजें बदल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार में अंतर आया, लेकिन वो एक राष्ट्रीय चुनाव था और उत्तर प्रदेश एक राज्य का चुनाव है। इस राज्य के चुनाव के अंतर्गत आपको यह भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के आईने में आपको बार बार दिखाई देगा 2013 का वक्त, जब मान के चला जा रहा था कि उस समय, अगर उस समय पीरियड में आप याद कीजिएगा, जो बीजेपी को चुनावी जीत मिली थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी। राज्यों के चुनाव में आई है उस समय, याद कीजिए, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक साथ बीजेपी जीत गई थी। लेकिन फिर याद कीजिए 2018 में आइएगा तो तमाम राज्यों में बीजेपी को हार मिली। छत्तीसगढ़ में हार मिली, पंजाब में हार मिली, राजस्थान में हार मिली, मध्य प्रदेश में हार मिली, और यही कड़ी आगे बढ़कर बंगाल तक पहुंची और बीच में बिहार इन लोगों ने जरूर मैनेज किया। लेकिन वो कैसे मैनेज, किस रूप में हुआ और विपक्ष की रणनीति क्या वाकई उस समय समझ नहीं पाए थे तेजस्वी यादव की कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कितनी सीट दी जाए, प्रचार देर से किया, वो तमाम सवाल हो सकते हैं। लेकिन फिर वहां से लौटिए यूपी के भीतर में। यूपी में जिन सवालों को लेकर 2017 के रथ पर अमित शाह सवार थे, आज की तारीख में वही रथ डगमगा चुका है, वही रथ धराशायी हो चला है और नए रथ पर उनको सवार होना है। उस नए रथ के आश्रय उन्हें उत्तर प्रदेश का मिशन की तैयारी करनी है। वह मिशन किस रूप में होगा? क्या यह सिर्फ परसेप्शन के लेवल पर होगा या वाकई सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें चलेगी? क्योंकि अपने तौर पर बीजेपी ने 3 बातों को खुले तौर पर माना है कि जब आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 3 चीजों का ध्यान रखिए। जाटव आपके साथ नहीं आएगा, मान लीजिए, यादव आपके साथ नहीं आएगा, मान लीजिए, मुसलमान आपके साथ नहीं आएगा, मान लीजिए, तो तीनों को आप दरकिनार कर दीजिए। और इस स्ट्रेटजी पर 2014 में भी चले, 2017 में भी चले बीजेपी। लेकिन बीजेपी को यह पता नहीं था कि दरअसल यादव के साथ अब दूसरी ओबीसी जातियां खड़ी हो जाएंगी, तो यानी कहीं वो असफल हो रही थी। जाटव के साथ दलितों के भीतर भी इस दौर में अपने उत्पीड़न की गाथा कहीं तीखी हो जाएगी, बीजेपी को इसका एहसास भी नहीं था, जो इस दौर में खुलकर उभर कर सामने आ गया। और इस दौर में मुसलमान अपने आप को इतना अलग थलग पाएगा और इतनी खामोशी के साथ अब वो पूरे चुनाव को देख समझ रहा होगा, जहां उसको चीजें समझ में आ रही होगी कि अब एक तरफ ही जाना चाहिए, खुद को बंटने या बांटने की परिस्थितियों में नहीं लाना चाहिए और कहीं भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, यानी कट्टरता उभर कर नहीं आनी चाहिए। इमरान मसूद का टिकट कटने के पीछे एक परिस्थिति, अगर उस इलाके के लोगों से, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से जब आप बात कीजिएगा तो वो कट्टरता के खिलाफ है, क्योंकि कट्टरता का पूरा लाभ बीजेपी को हो जाता है और वो लाभ उनकी रोजी रोटी पर असर डालता है। इसलिए मुसलमान खामोश है, सहमा हुआ है और समझ रहा है कि दरअसल इस चुनाव के भीतर में आप चुनाव में सत्ता परिवर्तन की दिशा में बढ़ जाइए, लेकिन एग्रेसिव मत होइए, उग्र मत होइए और अपने आप को कट्टरता के साथ मत रखिए। इमरान मसूद की पहचान
कट्टरता के साथ रही, यह भी माना गया। इसलिए बड़े सिस्टमेटिक तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जो सिलेक्शन किया जा रहा है जो उम्मीदवारों का, उस पर जरा नजर देखिए पैनी, आप ये समझ पाएंगे कि वो समझ रहे हैं कि कौन सा तबका साइलेंट होकर उनके साथ खड़ा है और वह अपने तौर पर अपने भी जो उनके अपने समुदाय विशेष के इस दौर में यादव भी थोड़ा खामोश हो रहा है। उसकी दबंगई जो सार्वजनिक तौर पर नजर आती थी उसमें एक साइलेंस धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे चीजें आएंगी, लेकिन इलेक्शन में इस परसेप्शन को डेवलप करने की जरूरत है। तो इसीलिए बीजेपी अपने तौर पर जाहिर है गुंडावाद का जिक्र होगा, दंगों का जिक्र होगा, और हमने कल भी आपसे जिक्र किया था जिस विधानसभा के भीतर में हर तीसरा एमएलए दागी हो, उस विधानसभा के बाहर उम्मीदवारों को लेकर चिंतन मनन हो रहा है। इससे स्थिति और बिगड़ क्या सकती है। और जो दागी हैं और जिन पर हत्या के मुकदमे चल रहे हो, लूटपाट के चल रहे हो, डकैती के चल रहे हो, हत्या के प्रयास के चल रहे हो, रेप के चल रहे हो, उनके केस कोर्ट में अगर लंबित पड़े हो बरसों बरस से, कोई 10 बरस से, कोई 15 बरस से, कोई 27 बरस से, अब कल्पना कर रहे हैं किस परिस्थिति में भारत का पूरा सिस्टम है। तो समझना जनता को ही है, और उसी जनता को साधने के लिए अगर अमित शाह कुछ नए पत्ते लेकर उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरने वाले हैं तो सवाल फिर वही है कि जनता उन बातों को भूल जाएगी या इन पत्तों के फेंटने के रौ में बह जाएगी। यह भी सवाल है। यहां सवाल अखिलेश का नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि याद कीजिए जब पंचायत के चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रही थी, लेकिन पंचायत के चुनाव में बीजेपी को जनता ने हरा दिया और समाजवादी पार्टी जीत गई। समाजवादी पार्टी जीतने के लिए मैदान में नहीं थी, वहां बीजेपी जीतने के लिए मैदान में थी और उसे हरा दिया जनता ने। क्या यही परिस्थिति 2017 के बाद 2022 में इस बार आकर खड़ी हो गई है, जहां पे बीजेपी जीतने के लिए बेताब नजर आ रही है। और इस बार उनके जीतने की बेताबी जो है अब समझ में आ रही है, जब देश के गृह मंत्री भी फिर से चाणक्य की भूमिका या पत्ते फेंटते हुए चुनाव प्रचार के उत्तर प्रदेश के गलियारों में नजर आएंगे। उस पीरियड को याद कीजिएगा तो बड़े तीखे भाषण दिए गए थे, यानी जो भाषण चुनाव आयोग के परिभाषा में ठीक नहीं होते हैं वैसे परिभाषाओं, उस भाषण का भी प्रयोग किया गया था उस देश के गृह मंत्री उस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर थे, किया गया था। तो क्या ये चीजों को उभारा जाएगा, इस उभारने से बांटा जाएगा, इस बांटने की परिस्थिति को क्या पहली बार उत्तर प्रदेश जिएगा, या वो पहले चीज़ों को परख चुका और बीते 5 बरस में सत्ता की तमाम चीज़ों को परखते हुए अब वो कुछ नई चीज़ें सोच रहा है। ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जिक्र जो हम आपसे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में युवा ही है जो सत्ता को पलट देता है, और उसका एक आंकड़ा खाली समझ लीजिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 90 लाख युवा है जिसकी उम्र 18 से 30 साल है। कुल वोटर है 15 करोड़, उसमें से यह लगभग 26% हो गया। यही वो लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली थी मायावती के काल में, तो इन्होंने पलट दिया था और मायावती 206 से 80 पर आ गई थी। यही लोग हैं जिन्होंने अखिलेश को पलट दिया था जो 224 से 47 पर आ गया था। यही वो लोग हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी देखा और 312 सीट योगी आदित्यनाथ ने इसलिए जीत ली क्योंकि उस वक्त नारा दिया गया था, यूथ जिताएगा बूथ, एक बूथ पर 5 यूथ। लेकिन पत्ता फेंटने का हुनर एक बार कामयाब हो सकता है, 2 बार कामयाब हो सकता है, बार बार कामयाब नहीं हो पाता है। यूथ और बूथ दोनों आप शब्दों से जोड़ सकते हैं, लेकिन सियासत और सत्ता साधने के लिए युवाओं को इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी स्थिति में छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ जनता है। यह चुनाव इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।